गुड इवनिंग बच्चों। जैसा हम लोग जानते हैं गुरुदेव का मिशन बेटा पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बेटा इसी मिशन के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एफएसटी 56 को। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, आर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर विद इन टैक्सोन शेयर। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। इससे बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर स्पीसीज से किंगडम की ओर चला जाए, किंगडम की ओर चला जाए तो बेटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बेटा डिक्रीज करती हैं। और अगर स्पीसीज की बात करते हैं तो ये लोअर रैंक है और किंगडम बेटा हाईएस्ट रैंक है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक की ओर चलेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होंगी, और हायर से लोअर की ओर चलेंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगी। अब देखें जरा, हायर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक मेंबर विद इन द टैक्सॉन इज शेयर। नो ये हायर का केस नहीं बेटा, ये लोअर का केस होगा। और लोअर द कैटेगरी ग्रेटर डिफिकल्टी नहीं भाई, जितनी कैटेगरी हायर होगी रिलेशनशिप मेंटेन उतना कठिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट मैचिंग को जरा सेलेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि बेटा आर्थ्रोपोडा इज केस ऑफ फाइलम, कॉन्ट्रैक्टाइस इज ए केस ऑफ क्लास, टेट्रापोड इज कॉल्ड एज सुपर क्लास एंड ट्यूनिकेट कंसीडर एज ए सब फाइलम। तो अपने पास अब 92 की करेक्ट मैचिंग होने वाली है बेटा, ए मैच विद सेकंड, और अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो 92 करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। बेटा आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइस को हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। टेट्रापोड 4 पैर रखने वाला कार्डेट ग्रुप है। तो 92 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 93 देखें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द वायरस। इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वायरस के रिफरेंस में देखना है। तो वायरस प्रोटीन कार्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट इज कार्ड कैप्सोमेयर। यस, जो वायरस है बेटा उसकी आउटर कोट प्रोटीन कोट कहलाती है, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती हैं, इन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं। और इस प्रोटीन कोट को हम लोग इसे प्रोटीन कोट कहेंगे और इसे आप कैप्सिड कहते हैं। ये जो प्रोटीन कोट होती है ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। अब जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बोथ नहीं हो सकते, एक साथ दोनों नहीं होंगे। तो आइए जरा ऑप्शन को तलाश करें। तो प्रोटीन कोट कार्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट। यस, कैप्सोमेयर आर अरेंज इन हेलिकल और आइकोसोहेड्रन फॉर्म। जब इनकी हम लोग बात करते हैं तो भैया कैप्सोमेयर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों होते हैं। तो बेटा आइसोहेड्रन इज अनदर टर्म यूज फॉर ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, इसे ज्योमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। बट वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए, इतनी बात तो सही है, लेकिन कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 93 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान से देखना है बेटा, जर्नली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। वायरस में एनसीईआरटी कहती है जनरली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? तो देखो भाई, सिट्रस में जो थॉर्न है ये एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स जो कुकुम्बर में मिलते हैं ये भी एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन है।
और जो अपुंसिया होती है, अपुंसिया में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये फाइलोक्लैड मॉडिफिकेशन है। और ये तीनों मॉडिफिकेशन बेटा स्टेम के ही होते हैं। और यहां पूछा गया कौन नहीं है। अब जब कौन नहीं है की हम लोग बात करेंगे तो बेटा पिचर प्लांट नेफेंथिस बेटा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ मॉडिफाई हो जाती है इंसेक्ट कैचिंग डिवाइस में, इंसेक्ट कैचिंग डिवाइस में। तो पिचर प्लांट में लीफ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है और बाकी सब में बेटा स्टेम मॉडिफिकेशन। तो 94 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है, क्लोरोप्लास्ट के रेफरेंस में देखना है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, फोटोसिंथेसिस की साइट होता है। तो भैया जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, इनमें एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाया जाता। और मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा है दे शोज क्लोरोप्लास्ट शेप डाइवर्सिटी। अगर आपने क्लोरोफाइसी याद रखी है, क्लोरोफाइसी याद रखी है, तो फिर शेप की डाइवर्सिटी क्लोरोफाइसी शो करती है। हमें कप शेप भी मिला है, प्लेट शेप भी मिला है, रिबन शेप भी मिला है, रेटिकुलेट भी मिला है, स्टार शेप भी मिला है। तो भैया क्लोरोप्लास्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों बातें सही हो गई। तो 95 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन है जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा। अब बेटा जो एंजाइम होता है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करता है। अगर पीएच भी ऑप्टिमम है तो मैक्सिमम, और अगर टेम्परेचर भी है, अगर टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। अब अगर हम लोग बेटा इस ऑप्टिमम कंडीशन से मैक्सिमम की ओर चलेंगे तो क्योंकि एंजाइम होता है प्रोटीन, और बेटा मैक्सिमम जाने पर ये डीनेचर्ड हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। और अगर बेटा मिनिमम की ओर चलेंगे, मतलब लो की ओर चलेंगे, तो ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो फंक्शनल, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल तक तो आया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर डीनेचर्ड हो गया तो भैया इसे फंक्शनल मोड में नहीं लाया जा सकता। तो एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट करता है जब बेटा वो हाई टेम्परेचर में रहेगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि लो टेम्परेचर में तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और ऑप्टिमम पीएच में मैक्सिमम फंक्शन करेगा। तो सवाल कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो याद रखना होगा कि कब इनएक्टिव होता है, कब डीनेचर्ड होता है। तो 96 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द 3 एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड का ग्रुप है। तो जरा इलिमिनेशन मेथड लगा दें। पॉलीसेक्राइड वो होते हैं जिनमें बहुत से मोनोसेक्राइड होंगे। तो जरा आप देखें बेटा, ग्लूकोस मोनोसेक्राइड,
ग्लूकोस मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोस मोनोसेक्राइड होता है। तो अपने पास ऑप्शन तो बच गया, ऑप्शन फर्स्ट। अब बेटा जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनके मोनोमर को मोनोसेक्राइड कहते हैं। और ये पॉलीसेक्राइड याद करो दो तरह के हो सकते हैं, एक को कहते हैं होमो और एक को कहते हैं हीट्रो। हम लोगों ने जितने भी पॉलीसेक्राइड पढ़े वो काइटिन हो, ग्लाइकोजन हो, सेलुलोज हो, सब होमो पॉलीसेक्राइड होते हैं। और बेटा पॉलीसेक्राइड को दूसरे टाइप में डिवाइड करते हैं, या तो ये स्ट्रक्चरल होते हैं, या तो ये स्ट्रक्चरल होते हैं, या ये स्टोरेज होते हैं। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि जो स्टार्च है, हमें जो मालूम है, एक तो आप स्टार्च को याद रखें, एक आप ग्लाइकोजन को याद रखें, ग्लाइकोजन को याद रखें। प्लांट में स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में स्टोरेज ग्लाइकोजन, ये सब होमो पॉलीसेक्राइड बट स्टोरेज हैं। और अगर आप काइटिन की बात कर लें, काइटिन की बात कर लें, और अगर आप बात सेलुलोज की करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। वो जो ढांचा बनाने के काम में आए, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 97 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर विच कंडीशन इन प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि बेटा फर्मेंटेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक कंडीशन चाहिए, और एनएरोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो ये एरोबिक वाले तो चले गए। अब आपके पास है कि ऑल प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब बेटा प्रोकैरियोट में हम लोगों ने देखा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं, इसलिए ये ऑल वाला ऑप्शन चला गया। तो मोस्ट आर मैनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड फर्मेंटेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अब देखो भैया फर्मेंटेशन के लिए आपने जिस यूकैरियोट को याद किया था उसे आप ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। और आपने बैक्टीरिया के तौर पर लैब को याद किया था। तो ये सब सारे के सारे तो करते नहीं है, मोस्ट ऑफ द करते हैं। तो 98 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्मेंटेशन। बेटा इनमें से कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, फर्मेंटेशन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो भैया जो फर्मेंटेशन की एक्सरसाइज थी, फर्मेंटेशन की एक्सरसाइज थी, इसे हम लोगों ने एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा था। और ये हमें दो तरह का मिला, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिला था और दूसरा मिला था बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलते देखा था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को एथिल अल्कोहल प्लस CO2 में बदलते देखा था। तो बेटा इन दोनों केसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कुछ और नहीं, इट इज केस ऑफ NaDH प्लस H। तो हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, वो NaDH। तो 99 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। इनमें जिब्रेलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। जिब्रेलिन बेटा गैसियस PGR होता है, गैसियस PGR होता है। तो जिब्रेलिन का यूज हम लोग
माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो हम लोग माल्टिंग को भी याद रखते हैं, बोल्टिंग को भी याद रखते हैं, इंटरनोडल इलांगेशन को भी याद रखते हैं। ये 3 काम याद रखते हैं हम लोग। जिब्रेलिन के लिए अल्कोहल इंडस्ट्री को जान देने का काम भी जिब्रेलिन करता है। अगर जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट पर भी जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं तो ड्वार्फनेस खत्म हो जाती है। तो ठीक, अच्छा अब जरा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इट प्रमोट सेंसेंस, क्योंकि ये प्रमोटर है तो सेंसेंस को प्रमोट नहीं करता। अर्ली लेटर स्टेज में सेंसेंस को प्रमोट कराना और अर्ली स्टेज में बचाना ये ऑक्सिन का काम है। और बेटा द शॉर्टन द मार्केट पीरियड, ये मार्केट पीरियड को शॉर्ट करता है नहीं भाई। हम लोगों ने देखा था कि इस पर जब स्प्रे किया गया था तो ये फ्रूट को प्लांट पर ज्यादा समय तक रखता है, जिसके कारण ये फ्रूट मार्केट में लंबे समय तक रहता है। सो इट इज फर्दर केस ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक टोमेटो। बेटा ये केस फर्दर ऑक्सिन के साथ जुड़ जाता है, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इन जर्नल विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडाप्टेशन सीन इन पैरासाइट। बेटा इनमें से कौन सा एडाप्टेशन पैरासाइट अपनी लाइफ स्टाइल में जीने के लिए नहीं करता है, नहीं करता है। तो भैया अननेसेसरी सेंसरी आर्गन को लॉस्ट कर देता है, एडेसिव आर्गन अपने पास रखता है। अगर इंडो पैरासाइट है तो उसे इंटेस्टाइन में रहना होगा, तो इंटेस्टाइन में रहने के लिए हुक एंड सकर की जरूरत इसे पड़ेगी। पर बेटा ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लो नहीं करता, ये हाई करता है, हाई करता है। लॉस द डाइजेस्टिव सिस्टम, जब बेटा इंडो पैरासाइट के तौर पर रहता है तो वहां पचा पचाया खाना मिलता है, तो उसे ऐसे सिस्टम को रखकर क्या करना है जो डाइजेशन में मदद करे। तो 101 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 102 मैकआर्थर वार्बलर्स कुड को एग्जिस्ट ड्यू टू। बेटा मैकआर्थर के अकॉर्डिंग वार्बल्स की सारी स्पीसीज को एग्जिस्ट करती रही, क्यों? तो बेटा गॉस साहब ने कहा था कि अगर दो सिमिलर स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करेंगी तो वो लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सुपीरियर वन इंफीरियर वन को इलिमिनेट कर देगी। ऐसे प्रिंसिपल को गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहा था, लेकिन मार्क मैकआर्थर ने गॉस के इस प्रिंसिपल को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि वार्बलर्स की 5 स्पीसीज जो होती हैं सेम प्लांट पर पहले भी पाई गई, आज भी पाई गई। उन्होंने अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए कुछ एडाप्टेशन किया। वो एडाप्टेशन अपनी फीडिंग हैबिट को चेंज करके, अपने टाइम ड्यूरेशन को चेंज करके सब के सब सरवाइव करते रहे, उनके बीच होने वाले कंपटीशन को डिनाई कर दिया। तो बिहेवियर डिफरेंसेस इन देयर फॉर्जिंग हैबिट। तो चलो भाई, सबसे पहले उन्होंने फॉर्जिंग हैबिट को चेंज किया, सबसे पहले उन्होंने फॉर्जिंग हैबिट को चेंज किया। ठीक, फॉर्जिंग हैबिट तो चेंज की, लेकिन ये टेम्परेरी नहीं, उन्होंने अपने जीवन का पार्ट ही बना लिया। स्पेटियल डिफरेंस इन देयर फॉर्जिंग हैबिट। बेटा स्पेटियल का मतलब होता है स्थानिक, इसका मतलब जो जहां रहते थे उस पेड़ पर ही रहते थे, वहीं उन्होंने अपनी फॉर्जिंग हैबिट को चेंज किया। ये 2 तरह की चेंजेस हो सकती थी, टाइम ड्यूरेशन का बंटवारा था और प्लांट के पार्ट का भी बंटवारा था। तो मैकआर्थर के अकॉर्डिंग जो एडाप्टेशन करा को एग्जिस्ट को सर्वाइव कराने के लिए, ये दोनों बातें हो गई सही। तो 102 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Which of the following cellular component can be seen in प्रोफेस? बेटा इनमें से कौन है जो प्रोफेस में देखने को मिलेगा? तो प्रोफेस फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की,
जहां आपने 5 काम होते देखा था। एक तो चीजों का डिसइंटीग्रेशन होते देखा हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होते देखा हमने, गाल्जी बॉडी को डिसअपियर होते देखा हमने, ईआर को डिसअपियर होते देखा हमने, न्यूक्लियोलस को भी डिसअपियर होते देखा। लेकिन एस फेस में जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम का जो डीएनए का अमाउंट डबल था, प्रोफेस में कॉम्पेक्शन की शुरुआत होती है और कॉम्पैक्ट होकर वो क्रोमोसोम बनने की तैयारी कर लेते हैं। तो केवल और केवल कॉम्पैक्ट मियोटिक क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे और ये तो सब हो जाते हैं डिसअपियर। लेकिन अगर क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है, मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है, आइडियोग्राम प्रिपेयर करना है और इनके नंबर पर फोकस करना है, शेप पर फोकस करना है, तो ये सारी कहानी हमें मेटाफेस में होती दिखाई पड़ेगी। उस बात को भी याद रखेंगे, जिन कामों की शुरुआत प्रोफेस में होती है उनका अंत बेटा मेटाफेस में होता है। इसलिए क्लियर कट लेबर डिवीजन की गुंजाइश यहां लगभग नहीं देखने को मिलती। 103 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। द स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड। वो स्ट्रोबलाई जो माइक्रोस्पोरोफिल रखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया रखते हैं, इन्हें क्या कहा जाए? तो हम लोगों ने देखा था कि बेटा लीफ बियर स्पोरेंजिया, इसे आप कहते हैं स्पोरोफिल, इसे कहेंगे स्पोरोफिल। अब बेटा इस स्पोरोफिल में अगर स्पोरेंजिया माइक्रो हो जाए तो इसे आप माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे, और अगर इसमें स्पोरेंजिया मेगा हो जाए तो इसे मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। अब अगर ये स्पोरोफिल मेगा स्पोरेंजिया रखती है तो बेटा इसे हम लोग माइक्रो स्पोरोफिल, और मेगा रखती है तो इसे मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। और अगर ये कॉम्पैक्ट हो जाए तो भैया इसे ही हम लोग मेल कोन कहेंगे, इसे ही मेल स्ट्रोबलाई कहेंगे। और अगर ये लूज अरेंज हो जाए तो इसे ही हम लोग मेल लैक्स कहेंगे, मेल लैक्स कहेंगे। अगर आप जिम्नोस्पर्म को ध्यान से याद रखते हैं तो हमें ये टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ेगी, और यही माइक्रोस्पोरोफिल एंजियोस्पर्म में स्टेमेन कहलाते हैं, स्टेमेन कहलाते हैं। और मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर फीमेल कोन बनाती है, और जो फीमेल कोन है एंजियोस्पर्म में जाकर बेटा इसे ही हम लोग पिस्टिल कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। तो इसे ही हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबलाई भी कहेंगे, इसे ही मेल स्ट्रोबलाई कहेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन 104 इज ऑप्शन 3। पहली बार बेटा, पहली बार जो कोन है, पहली बार कोन टेरिडोफाइट में देखने को मिला, और जो टेरिडोफाइट सी कहलाते हैं, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, इनमें पहली बार कोन देखने को मिला। जिम्नोस्पर्म में फीमेल साइकस को छोड़कर सब में कोन दिखाई पड़ता है, लेकिन यही स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। 104 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। कैपिंग इज ए प्रोसेस इन विच, कैपिंग इज ए प्रोसेस इन विच, इन विच। तो हम लोगों ने देखा कि अपने पास HNRNA की बात करी गई थी यूकैरियोट के केस में। बेटा ये 3' इंड है और ये 5' इंड है, 3' इंड है और ये 5' इंड है। ओ ये 5' इंड है और ये 3' इंड है। जब आप
5 डैश इंड की बात करते हैं, 5 डैश इंड की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से देखें, जब मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करते हैं तो ये कैपिंग के काम में आता है। एडेनाइलेट रेजिड्यू की बात करते हैं तो ये टेलिंग के काम में आता है। टेलिंग 3 इंड पर देखने को मिलती और जो कैपिंग है ये 5 डैश इंड पर देखने को मिलती है। तो भैया ये कहानी यहां से गड़बड़ हो गई, ये कहानी यहां से गड़बड़ हो गई, और क्योंकि टेल कैपिंग की बात करी गई है तो ये कहानी भी गड़बड़ हो गई। तो अब अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो रॉल्फिया वोमटेरिया, रॉल्फिया वोमटेरिया, तो रॉल्फिया वोमटेरिया मेडिसिनल प्लांट है, हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है, और इंडिया में 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन राइस के देखने को मिलते हैं। लेकिन बेटा इंडिया में 10,000 वैरायटी नहीं, 1,000 वैरायटी मैंगो की देखने को मिलती हैं, मैंगो की देखने को मिलती हैं। अब यहां आप स्पीसीज, स्टेन और वैरायटी में डिफरेंस को याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो 106 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 107, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। यस बेटा, पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करने के तौर पर बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। द लेडी बर्ड इज यूजफुल गेट रीड ऑफ मॉस्किटो। बस यही गड़बड़ हो गया बेटा, लेडी बर्ड का बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज करते हैं एफिड से मुक्ति पाने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो 107 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? 108, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पॉलिन सैक। यस बेटा, जो एंथर था तो एंथर में चारों कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनी थी और ये सब मैच्योर एंथर में जाकर दे कन्वर्ट इनटू पॉलिन सैक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड। टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है, मालवेसी को छोड़कर इसे डाइथिकस कहते हैं। प्लॉइडी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे होते हैं ये सब 2n की प्लॉइडी रखते हैं, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, ये है एंथर और ये है एंथर का फिलामेंट, ये है एंथर का फिलामेंट, और ये फिलामेंट जिस पार्ट से जुड़ता है इस पार्ट को ध्यान से देखें भाई, ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया थैलमस, ये हो गई पेटल, ये वाला हो गया प्रॉक्सिमल इंड, ये वाला हो गया डिस्टल इंड। पास वाले इंड को प्रॉक्सिमल कहेंगे और दूर वाले इंड को डिस्टल कहेंगे। तो भैया ये जो प्रॉक्सिमल वाला इंड होता है ये थैलमस से जुड़ता है और डिस्टल वाला इंड एंथर से जुड़ता है। तो डिस्टल इंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस नहीं, बस यही गड़बड़ हो गया, डिस्टल इंड जुड़ता है एंथर से और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना। तो बायोलॉजिकल फिनोमिना में याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला, डिस्टल का मतलब दूर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटिस्टा के लिए इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट बेटा प्रोटिस्टा के लिए इनकरेक्ट है? चलो भाई
तो हमें मालूम होना चाहिए कि बेटा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट की स्टडी कराते हैं और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्जिनेल पाए जाते। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और इनकी जो बाउंड्री होती है, इनकी जो बाउंड्री होती है ये नॉट वेल डिफाइंड। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ये प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो चलो भाई, ये यूकैरियोट होने के कारण ये सेक्सुअली एसेक्सुअली सब करेंगे। ये प्राइमरली एक्वोटिक होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट की स्टडी कराते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। क्यों डिफाइन नहीं होती बेटा, ध्यान से देखें। और ये अपने हर हायर किंगडम के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। अब बेटा इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले मेंबर भी हैं, इनमें एनिमल के रिश्तेदार भी हैं, इनमें फंगस के जैसे सेप्रोफाइट हैं। तो कैसे इनकी बाउंड्री वेल डिफाइन हो सकती? 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। इन डार्सी वेंट्रल लीफ व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग स्टोमेटा? डार्सी वेंट्रल लीफ के अकॉर्डिंग इनमें से, डार्सी वेंट्रल लीफ के स्टोमेटा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात सही है? तो बेटा जब बात आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ की कहेंगे तो आप डाइकॉट लीफ को याद कर ले। और अगर डाइकॉट लीफ की याद करते हैं तो हम लोगों ने मीजोफिल डिफरेंशिएशन देखा, मीजोफिल डिफरेंशिएशन देखा, बीन शेप गार्ड सेल देखी, रेटिकुलेट वेनेशन देखा, रेटिकुलेट वेनेशन देखा और हाइपोस्टोमेटिक अरेंजमेंट देखा, हाइपोस्टोमेटिक अरेंजमेंट देखा। इसका मतलब जो लीफ है उसकी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे। तो चलो भाई, नंबर ऑफ इक्वल स्टोमेटा नहीं होते, इसे हम लोग एम्फी स्टोमेटिक कहते हैं, एम्फी स्टोमेटिक कहेंगे। ये मोनोकाट की प्रॉपर्टी है। मोनोकाट में आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती, स्टोमेटा पाए जाते लोअर सरफेस पर मोर। तो लोअर सरफेस पर मोर स्टोमेटा पाए जाएंगे और अपर सरफेस पर लेस पाए जाएंगे। तो 110 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें भाई, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनाफेज। एनाफेज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो हमें मालूम होना चाहिए स्प्लिटिंग हमें एनाफेज पर ही दिखाई पड़ती, मेटाफेज पर इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंजमेंट होता है। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट में स्प्लिटिंग चियास मेटा से होती है, मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमेयर से। जब चियास मेटा से स्प्लिटिंग होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और सेंट्रोमेयर से जब स्प्लिटिंग होती है तो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब बेटा ये जो फॉर्म होता है ये काम होता है टीलोफेज में। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। अगर सेंट्रोमेयर से टूटेंगे तो भैया क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर जाते दिखाई पड़ेंगे। दिस इज ट्रू। कोई एल शेप होगा, कोई वी शेप होगा। इनिशिएशन ऑफ अटैच स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर। भैया एनाफेज में काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट नहीं होता। शुरुआत प्रोफेस और कंप्लीट मेटाफेज में हो जाती है। इट इज नॉट ए केस ऑफ एनाफेज। तो करेक्ट हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। तो अपने पास फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन हो गया ऑप्शन फोर्थ। प्रोबोसिस ग्लैंड इन द बेलेनोग्लासेस एसोसिएटेड विद। बेटा जो बेलेनोग्लासेस होता है ये बिलोंग करता है हेमीकॉर्डेट को, हेमीकॉर्डेट को। और जो हेमीकॉर्डेट होते हैं
ये एक्सक्लूसिव मैराइन वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन सर्कुलेशन रखते हैं, ओपन सर्कुलेशन रखते हैं, प्रबोसिस कॉलर ट्रंक में बटे होते हैं, कॉलर में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर स्टोमोकार्ड रखते हैं, प्रबोसिस रखता है प्रबोसिस ग्लैंड बेटा जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो proboscis gland is not help in digestion, reproduction, respiration. It is case of excretion. So 1, 1, 2 correct option is option 4th. All mammals without any exception are. बेटा जो क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं मैमल्स, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी विदाउट एक्सेप्शन होगी? तो हमने मैमल्स में सभी वीवी पैरस नहीं देखे। ऑर्निथोरिंकस को आप याद रखना, डक ब्रेक प्लेटिपस को याद रखना है, मैमल होते हुए वो ओवी पैरस है। सब में रिस्पायरेशन लंग्स और ग्लिसिड से नहीं हुआ। ये पाइक्लोथर्मिक नहीं होते, ये होम्योथर्मिक होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं, मतलब दे आर वार्म ब्लडेड। लेकिन सबके पास 4 चैम्बर हार्ट होगा और मेमोरी ग्लैंड होगा, यही प्रॉपर्टी विदाउट एक्सेप्शन होगी। 1, 1, 3 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। यस, हम लोगों ने सेल जंक्शन की बात करी, 3 तरह के देखने को मिले। तीनों तरह के जंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर तरह के टिश्यूज में देखने को मिले थे। तो टाइट जंक्शन सब्सटेंस को लीक करने से रोकता है, इट इज ट्रू। एडहेरिंग जंक्शन सीमेंट नाइबरिंग सेल को जोड़ता है, सीमेंटिंग लेयर क्रिएट करता है, इट इज ट्रू। गैप जंक्शन आने जाने के लिए परमिशन देता है, वो भले छोटे बड़े आयन क्यों ना हो, बिग मॉलिक्यूल क्यों ना हो। तो 1, 1, 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 1, 1, 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल। बेटा ह्यूमन बीइंग के केस में जो हार्ट है, इस हार्ट के कौन से चैम्बर की वॉल सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है? तो हमें मालूम होना चाहिए बेटा, ये वाला जो चैम्बर होता है इसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा, और बेटा ये एरोटा चलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को बॉडी पार्ट तक जाना होता है, तो इन्हें मोर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और मोर प्रेशर के लिए वाल को थिक होना पड़ता है। तो ये कहानी राइट एट्रियम की नहीं है, लेफ्ट एट्रियम की नहीं है, राइट वेंट्रिकल की नहीं है, ये कहानी लेफ्ट वेंट्रिकल की है। लेफ्ट वेंट्रिकल की है ये तो याद रखना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की ही वाल थिकेस्ट क्यों हुई, इसका रीजन भी याद रखना होगा। 115 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट देखें 116। 116 सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स टू सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। यस, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज स्केलेटल मसल्स को ले जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन ले जाता है, इट इज फर्दर ट्रू। लेकिन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर मेनली फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अब बेटा स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड नहीं। सो ए एंड बी आर ट्रू, A and B are true, C is false. So correct option, option 1st. The abdomen in male and female cockroach is consist of। तो बेटा जो फीमेल और मेल कॉकरोच है उसका एब्डोमिनल सेगमेंट कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? अब मेल हो या फीमेल हो, तो सबसे पहले आपने हेड की बात करी थी, तो हेड तो 6 सेगमेंट से, उसके बाद आपने थॉरेक्स की बात करी थी,
थॉरैक्स की, ये 3 सेगमेंट से, और बेटा एब्डोमेन हम लोगों ने 10 सेगमेंट से बना हुआ देखा था। तो मेल हो या फीमेल हो, सबका एब्डोमेन बेटा 10 सेगमेंट से ही बना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन कॉकरोच इज शोन बाय, कौन सा स्ट्रक्चर जो कॉकरोच का सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को डिफरेंशिएट करता है? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल है बेटा, ये मेल कॉकरोच में देखने को मिलती है, एनल सरसी दोनों में देखने को मिलती है। तो एनल स्टाइल केवल मेल में देखने को मिलती है, फीमेल में नहीं। तो यही डिस्टिंग्विश फीचर बन जाता है मेल और फीमेल कॉकरोच का। नेक्स्ट देखें 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। बेटा इनमें से जरा करेक्ट मैचिंग की बात करें तो देखो भाई, टर्मलाइजेशन ऑफ चियासमेटा हमें पेकाइटिन में नहीं मिलता, ये हमें डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाइगोटीन में नहीं होता, पेकाइटिन में देखने को मिलता है। सिनेप्सिस हमें डाइकाइनेसिस में नहीं मिलता है, जाइगोटीन में देखने को मिलता है। और चियासमेटा जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो हमें डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। ये लॉन्गेस्ट फेस होता है, मंथ टू ईयर है। सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने जाने के कारण एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो 119 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, गिवन द बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड इज इट इज रीजन। तो फ्रॉग एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यस फ्रॉग एम्फीबिया का मेंबर है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेल को फीमेल से अलग करती हैं? तो भैया मेल में वोकल सैक पाया जाता है, कपुलेटरी पैड पाए जाते हैं जो फीमेल में नहीं पाए जाते। तो ये रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सो 120 करेक्ट ऑप्शन इज both assertion and reason and correct explanation. तो 120 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हेलो बच्चों, तो अभी तक आपने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 56। चलिए शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें करेक्ट है ये बात पूछ रहा है। आप बताइए। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता कार्बोहाइड्रेट को क्योंकि ये ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है। फिर इलायोप्लास्ट ज़ेंथोफिल नहीं रखेगा क्योंकि ये कलरिंग पिगमेंट है। इलायोप्लास्ट जो होता है फैट या लिपिड को रखेगा। किसे रखेगा बेटा? फैट या फिर लिपिड को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन वाली बात सही है। क्रोमोप्लास्ट में फैट नहीं, यहां पर ज़ेंथोफिल होगा। कलरिंग पिगमेंट पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में, और जबकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो आपके पास कितनी मैचिंग सही हो गई हैं? तो वो है ए, सी और ई, मतलब 3 मैचिंग सही हैं और 3 मैचिंग को लेकर आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। 3 मैचिंग सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 122। व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड? उन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है जिनका पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है, और हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, और ऐसे प्लांट एनिमोफिलस प्लांट कहलाते हैं। तो एनिमोफिलस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में यह होगा कि फ्लावर कलरफुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे किसी मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना, और ना ही उसे पॉलिन या नेक्टर देना है। तो कहते हैं पॉलिन ग्रेन लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ये बात सही है। हल्के होंगे, हवा से उड़कर जाएंगे, कहीं चिपकेंगे नहीं। फिर लिखा हुआ है वेल एक्सपोज स्टैमेन एंड फेदरी स्टिग्मा। सही बात है, उड़ते हुए जा रहे हैं तो स्टैमेन वेल एक्सपोज होने चाहिए जो चारों दिशाओं में फैल जाएं, और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए क्योंकि फेदर्स जो होंगे उन पॉलीग्रेन को चिपका लेंगे। फिर लिखा दीज फ्लावर हैव ऑफन सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी।
ये बात भी सही है। तो आपके पास एक ओवरी में एक ओव्यूल ही इन जनरल देखने को मिलता है। तीनों बातें सही हैं, आंसर 122 का 4 हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, कौन से फ्लावरिंग प्लांट में डिवाइसेस की बात कर रहा है जो इनकरेज करेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को इनकरेज वही करेगा जिसमें आपके पास रिपीटेड सेल पॉलिनेशन होगा। सेल पॉलिनेशन वाले की बात करी जाए, अगर सेल पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होती है तो रिपीटेडली, तो आपको वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो आपसे यह पूछ रहा है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ऑटोगैमी को प्रमोट करे जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में जो भी डिवाइसेस दी हैं वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए हैं बेटा। कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती जो आपके ऑटोगैमी को बढ़ावा दे जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो। पहली बात समझिए, पॉलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर ये सिंक्रोनाइज होता तो ऑटोगैमी होती, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम टाइम पर और एग सेम टाइम पर मैच्योर होगा तो पॉलिनेशन होने के मतलब आपके फर्टिलाइजेशन होने के चांस और ऑटोगैमी होने के चांस बनेंगे। तो ये वाली बात गलत हो गई, नॉट सिंक्रोनाइज। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को इनकरेज कराना है तो आपको इसे सिंक्रोनाइज रखना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन, सेम पोजीशन पर रखना पड़ेगा, डिफरेंट पर नहीं। अगर आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आपके इनकरेज कराना है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब जीन स्टेबिलिटी, तो इसके भी आपके क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा होगा। ये सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे और क्रॉस पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करे, इनकरेज करे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। 124, आप देखिए यहां पर एक मैचिंग है और मैचिंग आपको मिलानी है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से दिया हुआ है क्वेश्चन। टाइडल वॉल्यूम वो एयर जो हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं जिसका अमाउंट होता है 500 ml। तो ये आपके पास ए का क्या हो जाना है, थर्ड। तो ए का थर्ड आपके पास एक जगह नहीं दिया हुआ है तो पहले से एक गया। फिर लिखा हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल एयर जो आप नॉर्मल एयर लेने के बाद ले सकते हैं, तो वो हो गया 2500 से 3000, मतलब बी का हो जाएगा फर्स्ट। बी का फर्स्ट यहां नहीं दिया, इसका मतलब अब 2 बचे। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद और एडिशनल कितनी एयर आप निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1000 से 1100 ml होता है, आप इसे सेकेंड ले सकते हो। सी का सेकेंड यहां दिया हुआ है, सी का सेकेंड यहां नहीं दिया हुआ। इस तरह से आपके पास आंसर तो सेकेंड बन गया है। बाकी भी देख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, ये डी का फिफ्थ हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी होती है आपके पास 4000 से 4600 ml रेंज है आपके पास, तो ये हो जाएगा 6। तो बेटा आपके पास थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ की बात है, तो आंसर आपके पास बन जाएगा सेकेंड। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंड बन जाएगा। अगला 125 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी की बात है और यहां पर उसका कनेक्शन बनाना है, उसके मैचिंग मिलाना है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम से जो भी आपके पास रिमेनिंग आपके पास टिश्यू फ्लूइड का जो भी आपके पास ब्लड का पार्ट है उसे ड्रेन बैक कर लिया जाएगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो उसके लिए लिम्फ वेसल चाहिए, लिम्फ चैनल चाहिए, लिम्फ के जरिए वो दोबारा से ब्लड में जाकर मिल जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर पल्मोनरी वेन कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो ये वाली बात। थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, तो ये हो जाएगा 4। और आपके पास लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, इस तरह से आंसर फिर से सेकेंड है, फिर से सेकेंड है। 125 का आंसर फिर से सेकेंड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन
126 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। चलिए स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n होती है बेटा, और अगर प्लॉइडी 2n है तो 23 क्रोमोसोम हो नहीं सकते, कितने होंगे इसकी जगह 46। सेकेंडरी सिक्रीटरी फेज वो फेज होती है जिसमें आपके पास सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का कॉर्पस ल्यूटियम से, तो ये आप कह सकते हो सिक्रीटरी फेज, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वाली बात भी गलत है, सिक्रीटरी फेज स्मॉलेस्ट फेज नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये तो आपके पास लगभग 14 डेज की है, और ओव्यूलेशन 24 डे पर नहीं होता, 40th डे की बात हो गई। इसका मतलब सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। 126 का आंसर 4 हो जाएगा। 126 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4। चलिए अगला क्वेश्चन 127, आपको बताना है मैचिंग है और वो है हार्मोन से रिलेटेड। एडेनिन डेरिवेटिव कौन होते हैं, टर्पीन डेरिवेटिव कौन है, गैसियस कौन है, और कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव कौन है। तो आप एडेनिन डेरिवेटिव को कैसे भूल सकते हो, N6 फॉस्फोरिल अमीनो, आपके पास प्यूरिन की बात करी जाए तो ये आपके काइनेटिन हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड देखिए सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है आपके पास ए का थर्ड, इस तरह से आंसर आपका 4 बन जाना है। बाकी मैचिंग भी आप मिलाकर देखिए, मिल जाएगा। बी का आपके पास टर्पीन डेरिवेटिव कौन होंगे, इथाइलिन हो गया, गैसियस हार्मोन, सॉरी ये आपके पास टर्पीन डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड हो गया, गैसियस हार्मोन इथाइलिन हो गया, और कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव आपके पास हो गया एब्सिसिक एसिड। आपको इस तरह से बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का 4 मिल जाएगा। आंसर सही है बेटा 127 का 4। अगला करेक्ट सीक्वेंस बताना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस और ईटीएस में आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास एक्सेप्टर्स हैं उनका डिफरेंट क्रम बताना है आपको, तो याद रखिएगा साइटोक्रोम बी C1 C A3 ये याद रखिएगा, और जिसमें ये साइटोक्रोम C जो होता है वो होता है मोबाइल कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से BCA3A नहीं, CBAA नहीं, आपके पास ये वाला सही है, साइटोक्रोम BC1 CA और A3। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन 129, लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब आपको पूरी क्रेब्स साइकिल के स्टेप पता होने चाहिए, तो याद रखिएगा सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, और आपके पास ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि ये पूरे 10 स्टेप हैं, और इन 10 स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अकेला ऐसा है जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। बाकी आप राइट साइड जितने भी चले जाएंगे तो आपके पास वो होंगे 4 कार्बन वाले, और इधर आ जाएंगे तो ये सारे के सारे होंगे 6 कार्बन वाले। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और एक्सोलोसक्सिनिक एसिड ये 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि सक्सिनिक कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक, मैलिक और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये आपके 4 कार्बन कंपाउंड है। तो आप बताइए टोटल पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5, आंसर आपके पास 5 आएगा, थर्ड हो गया। 129 का आंसर क्या बन जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। आरएनए फंक्शन एज ए एडॉप्टर कैटालिटिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल एडॉप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर टीआरएनए और कैटालिटिक मॉलिक्यूल के तौर पर 23S राइबोसोमल आरएनए आपने सुना होगा, सही बात है।
डीएनए फंक्शन एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, डीएनए कभी भी कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यस, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपके पास गलत जवाब तो 130 का सेकंड हुआ है, 130 का सेकंड हुआ है बेटा। अगला क्वेश्चन, असर्शन लिखा हुआ है इन बर्ड्स फीमेल डिसाइड सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। आपको पता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में बर्ड्स जो होते हैं वो ZW सिस्टम को फॉलो करते हैं, ZW सिस्टम। इसमें जो फीमेल बर्ड होती है उसमें हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है, और जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमिटी शो करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा होने वाले प्रोजेनी में। तो फीमेल हेट्रोगैमिटी है, इसका मतलब ZW होगा, और मेल में होमोगैमिटी पाई जाती, और मेल डिसाइड नहीं करेगा आपके पास सेक्स का डिटर्मिनेशन इन द बर्ड। तो ये इसमें ZZ देखने को मिल जाएगा। रीजन में क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात तो सही है, फीमेल जो होती हैं वही डिसाइड करती हैं प्रोजेनी का सेक्स। फिर लिखा इन बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूस हेट्रोगैमीट्स, रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग्स इज इनकरेक्ट। कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है, डाउन सिंड्रोम 46 क्रोमोसोम, बिल्कुल आपको इसमें 45 हो जाते हैं ऑटोसोम, 45 ऑटोसोम, और फिर सेक्स क्रोमोसोम वैसे ही रहते हैं। फिर लिखा हुआ टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम, बिल्कुल इसमें ऑटोसोम की संख्या सेम रहती है, बट यहां पर XO वाली कंडीशन देखने को मिल जाएगी टर्नर में। फिर बाद में आपके क्लाइनफेल्टर में भी 47 सॉरी, और यहां पर 44 ऑटोसोम रहेंगे प्लस XXY वाली कंडीशन आएगी। इसमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है, आंसर 4 हो जाएगा। 132 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4, सारे के सारे ठीक हैं। 133 लिखा हुआ है देयर आर मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म विच जीनोम हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके डीएनए को सीक्वेंस किया, उसमें ड्रोसोफिला भी है, ईस्ट भी है, सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस भी है, जो कि नॉन पैथोजेनिक, याद रखिएगा ये नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। और एबिडोप्सिस एक प्लांट है ना, इसको भी सीक्वेंस किया गया। सारी बातें सही है, आंसर आपके पास ABCD हो जाएगा ऑल, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 134 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, लिखा हुआ कार्डियक मसल टिश्यू इन अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो कार्डियक मसल फाइबर जो होंगे और टिश्यू जो होंगे वो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, ये बात सही है। फिर लिखा कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है और वो ब्रेन और हार्ट दोनों में पाए जाते हैं, ब्रेन में नहीं पाए जाते, गलत जवाब है। कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक एंड हार्ट, सिर्फ हार्ट में होते हैं, स्टमक में भी नहीं होते। और कार्डियक मसल आर वॉलेंट्री, बिल्कुल नहीं, आपके पास इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 134 का फर्स्ट हो जाना है बेटा। 135 लिखा हुआ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैंक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP के बारे में पूछ रहा है, आपको पता है 2 स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला फिजिकल स्टेप है आपके पास, और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके पास कैसा है, बायोलॉजिकल है। कहते हैं कि पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक आएगा जिसमें प्राइमरी स्लज बनेगा, और जो सुपरनेटेंट में प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा वो फिर एरेशन टैंक में जाएगा, एरेशन टैंक से सेटलिंग टैंक एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, है ना। तो आपके सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो सेटल डाउन हो गया उसे हमने कहा सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज, और जो सुपरनेटेंट में वाटर है उसी को हम सेकेंडरी एफ्लुएंट कहते हैं, उसे वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। तो कहा जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक ठीक है, एरेशन टैंक में आया ये भी ठीक है, और एरेशन टैंक से सीधे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में नहीं ले जाते।
प्राइमरी सेटलिंग टैंक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बिल्कुल बात सही है, आंसर थर्ड सही है। फिर प्राइमरी सेटलिंग और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर डायरेक्ट आ गया, नो। और आपको पता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और यहीं से बायोगैस का फॉर्मेशन भी होता है। फ्लोक्स का फॉर्मेशन आपको एरेशन टैंक में होता है। फ्लोक्स का फॉर्मेशन कहां होता है? एरेशन टैंक में। कहते हैं बीओडी डिक्रीज होना कहां स्टार्ट होती है? तो वो भी आपके एरेशन टैंक की बात है। तो 135 का थर्ड हो जाना है बेटा। 136, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जेनाइटल डिजीज? याद रखिएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो डिजीज जाती हैं। कहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन तभी जाएंगे जब डिसऑर्डर जीन लेवल पर हो, डीएनए लेवल पर हो। हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। एड्स आपके पास कॉन्जेनाइटल में नहीं होता, एचआईवी वायरस से होता है। मलेरिया भी नहीं आपके पास, किससे? प्लाज्मोडियम से होगा। टाइफॉइड आपका साल्मोनेला टाइफी से होगा। और निमोनिया भी आपके पास कॉन्जेनाइटल डिजीज में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही है कॉन्जेनाइटल डिजीज जिसका नाम है हीमोफीलिया, और वो डिजीज है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है बेटा। 137 लिखा हुआ है अ ट्यूमर इन एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलोसा। कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या हो गया है? ट्यूमर हो गया। इसका मतलब वहां पर सेल्स के नंबर तेजी से बढ़े हैं। फिर लिखा हुआ है जिसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन हुआ एक हार्मोन का और प्रोड्यूस इन दैट रीजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट एक्सपेक्ट फाइंड इन अ पेशेंट विद सच ट्यूमर? तो याद रखिएगा आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स वाली बात कर रहा है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 लेयर हैं आपके पास। एक जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करी जा रही है, इसी से रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम पर क्या है आपके पास? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम पर है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और एल्डोस्टेरॉन के अमाउंट बढ़ने से सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन और उसके साथ साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। सवाल का जवाब ये है। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने का कोई रीजन नहीं, कैल्शियम लेवल नहीं, डिहाइड्रेशन का नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? जबकि यहीं पर जोना आपके पास होगा फैसिकुलेटा जो कि निकालेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम पर आपको पता है कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। और एक होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड जो कि निकलेगा जोना आपके पास रेटिकुलरिस से, है ना, वो होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के नाम पर आपके पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। आंसर आपका फर्स्ट हो गया 137 का। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लिंकेज? लिंकेज के रिस्पेक्ट में बात बतानी है। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन जितना पास होगा, है ना, और सेम क्रोमोसोम पर होगा तो आपके पास ये जीन साथ साथ जाएंगे, है ना। कहते हैं कि जितना पास पास होगा क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होंगे और आपके पास पेरेंटल कैरेक्टर बढ़ेगा। लिखा हुआ द टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिट टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। बिल्कुल भैया, वो टेंडेंसी जिसमें जीन एक साथ 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 इनहेरिट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते हैं, इसी फिनोमिना को हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज हेल्प करता है होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर्स टुगेदर। यस, जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतना ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर होंगे। फिर लिखा है लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल गलत बात। लिंकेज जो है वो क्रॉसिंग ओवर से और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिंकेज ब्रोकन डाउन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। यस, इस लिंकेज को ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो फिनोमिना है, उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है।
ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या है लिंकेज के रिस्पेक्ट में? 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ को लेकर आपके पास जवाब 4 बन रहा है। 138 का आंसर 4 बन रहा है बेटा। यस 139। आप देखिए विच इज करेक्ट मैच, करेक्ट मैच की बात कर रहे हैं। फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ये बात सही है। और इसमें एलोंगेटेड शेप के आरबीसी होते हैं नहीं। फेनिलकीटोन्यूरिया में आपके पास मेंटल रिटार्डेशन और स्किन का पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर बाद में आपके पास सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, मेंटल रिटार्डेशन नो, मेंटल रिटार्डेशन यहां नहीं आएगा, ऊपर वाले में आ जाता। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिजीज है, रेसेसिव डिजीज है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग है, ये बात सही है। आंसर आपके पास सी वाली बात सही है, तो इसका मतलब सेकंड बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लो 140। 140 क्वेश्चन आपको पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हम सेपरेशन कर रहे हैं किसका? डीएनए फ्रेगमेंट का। कहां से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताना। लिखा हुआ है डीएनए पॉजिटिव चार्ज, पहली बात ही गलत हो गई। डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है और वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करता है, तो ये डीएनए पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पहली बात गलत है। फिर लिखा है डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। भाई साहब हम वहां पर डीएनए का मूवमेंट करा रहे हैं सीविंग इफेक्ट से। सीविंग मतलब छन्नी वाला इफेक्ट, वो जेल कंडीशन में आता है, तो भैया उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल अफेक्ट करेगी। आप उसे सॉल में बदल दोगे और आप उसे और गाढ़ा कर दोगे तो इस डीएनए का मूवमेंट उतना इजीली नहीं हो पाएगा, इसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी, दैट्स वाई ये बात गलत है। फिर लिखा है स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इज ट्रैवल थ्रू इट। बिल्कुल सही बात है कि जो स्मॉल साइज का डीएनए है वो फारदेस्ट मूव करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये बात सही। और प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। डायरेक्टली नहीं, आप कह सकते हो आफ्टर स्टेनिंग। आफ्टर स्टेनिंग, बताइए किससे स्टेनिंग करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड से। और फिर जब अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो इस यूवी लाइट में अब वो दिखाई देगा कैसे? ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा? ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। तो आपको सही बात बतानी तो मुझे सिर्फ थर्ड दिख रहा है, और यहां पर आपको बताना है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट बताना है तो आप बताइएगा कौन कौन सा है। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है। आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन 141। इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द फर्स्ट लेटर एंड द सक्सेसिव 2 लेटर्स डिनोट। आपको पता है कि अगर मैं इसका नाम लिखूं आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तो फर्स्ट लेटर आपके पास जीनस का नाम होता है, और आपको पता है यहां पर जीनस का नाम इस्चरिचिया होगा। अगर मैं बाद के 2 सक्सेसिव लेटर की बात करूं तो वो होगा उसके स्पीसीज का नाम, और स्पीसीज का नाम यहां पर क्या होगा? कोलाई। और आर जो तीसरा पर मतलब स्टेप है, उसमें आर वैल्यू उसके स्ट्रेन का टाइप बताती है, टाइप ऑफ स्ट्रेन, जो कि यहां पर है RY13। और जो रोमन नंबर है वो बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है बेटा, तो आपको पता है फर्स्ट लेटर क्या बताएगा? जीनस बताएगा, और बाद के 2 सक्सेसिव लेटर बताएंगे स्पीसीज, तो जीनस और स्पीसीज। ठीक है, आंसर थर्ड सही दिख रहा है। 141 का आंसर क्या दिख रहा है बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लो 42। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट एन एग्जाम्पल।
ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करता है? होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं जिनकी ओरिजिन या एंसेस्ट्री समान हो, फंक्शन डिफरेंट हो। तो वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट और ब्रेन्स, तो आपके पास ओरिजिन सिमिलर, फंक्शन आपके पास डिफरेंट हो गए। हार्ट आपके पास 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, तो सबके फंक्शन अलग हैं। आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, है ना। तो ये आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। मार्सुपियल एंड डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल हो ऑस्ट्रेलिया में या फिर प्लेसेंटल मैमल हो ऑस्ट्रेलिया में, या डार्विन फिंचेस हो गैलोपैगोस आइसलैंड में, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फंक्शन सेम है स्टोरेज का, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो स्टेम है। ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, ये तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट ऑर्गन है ये होमोलॉगस नहीं है, ये एनालॉगस ऑर्गन है। और 4 लिम्स ऑफ मैमल्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। आंसर 142 का थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन 143, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंक्लूड्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इंक्लूड क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यस। फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी ठीक है। और टेक्निक इनिशियली डेवलप बाय जैक्यूब मोनर्ड, ये वाली बात गलत है। यहां पर ये टेक्निक एलेक्स जेफरी ने डेवलप की थी। तो 3 बातें सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आंसर फर्स्ट बनेगा, 143 का फर्स्ट। अगला 144 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। भाई साहब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए लिखा हुआ होमो इरेक्टस फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, ये बात सही है। निएंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये बात भी सही है। डार्विन जज फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ। डार्विन की फिटनेस का मतलब अपने आप को डिफेंड कर लेना नहीं, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। कौन सी फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब जो अपने नंबर्स को, अपने इंडिविजुअल्स को, अपनी प्रोजनी का नंबर बढ़ा सके। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अडॉप्टिव रेडिएशन, यस। इनकरेक्ट बताना है तो सिर्फ थर्ड, 144 का थर्ड बनेगा, ओनली सिर्फ थर्ड होगा बेटा। 145 स्टेटमेंट 1 कह रहा है जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन इनटू इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज, बिल्कुल सही है। जीन थेरेपी आपको पता है 1990 में आपके की गई, किसमें? 4 ईयर की गर्ल में, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझ रही थी जिसमें डेफिशिएंसी किसकी थी? एडीए की, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की। फिर लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, इंक्रीजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इंक्रीजिंग गलत, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज करते हैं। और टॉलरेंट बनाते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से, ये वाली बात गलत हो गई भाई साहब, इंक्रीज नहीं करेंगे, यहां पर डिक्रीज होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है। 145 का सेकंड आ जाना है, 145 का क्या आ जाना है बेटा? सेकंड। 146 लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, सही बात है। उसके बाद लिखा हुआ है एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिलीग्राम लिखा हुआ बेटा, याद रखिएगा यहां पर ग्राम होना चाहिए, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे, तो ये वाली बात गलत। एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर सेकेंड, 146 का सेकेंड बनेगा बेटा। 147 द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, याद रखिएगा गैमीट बोला है,
और गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है वो आ जाएगा आपके पास गैमीट ट्रांसफर टेक्निक में, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में। तो गैमीट को आप क्यों ट्रांसफर करोगे? हमने कहा गैमीट के नाम पर तो ओवम भी है, कोई फीमेल अगर ओवम नहीं बना पा रही तो उसका ओवम हम किसी भी फीमेल से ओवम को कलेक्ट करके हम उसे ट्रांसफर कर दें, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये वाली बात सही है, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाएगा। हु कैन नॉट रिटेन फीटस इनसाइड द यूट्रस, अगर वो यूट्रस उसका सुटेबल नहीं है तो उसमें हम गैमीट का आपके पास ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर यूट्रस ही सुटेबल नहीं है तो भाई साहब आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते, आप उसके लिए फिर सैरोगेसी का हेल्प लीजिए। ये वाली बात गलत वहां पर हो गई इस टेक्निक के लिए। फिर लिखा हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो एंड अलाउ पैसेज ऑफ फॉर द स्पर्म, नो, इसके लिए भी गैमीट का ट्रांसफर नहीं करते। फिर लिखा हुआ हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, नो, हम गैमीट ट्रांसफर टेक्निक का यूज करते हैं कि वो गैमीट नहीं बना पा रहा है। आंसर 47 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला 148, स्पोरोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, नॉट बोला है, मतलब स्पोरोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि वो डिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, वो प्लांट है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा में आपके पास डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, वही छाटना है बेटा। टेरिस आपके पास टेरिडोफाइट हो गया, नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, फ्यूनेरिया हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा, ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया हो जाएगा, पाइनस नहीं होगा, जिम्नो है नहीं होगा, साइकस, पॉलीट्राइकम हो जाएगा, सेड्रस नहीं होगा, सिकोया नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट में आपको ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल छाटने हैं, फ्यूनेरिया है, रिक्सिया, मार्केंसिया और पॉलीट्राइकम। चार आंसर, चार बातें सही हैं, आंसर थर्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा। 149 लिखा हुआ है, वही रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। एंडोक्राइन ग्लैंड हैव वेल डेवलप्ड डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, गलत बात, यहां पर आप डक्टलेस। फिर इसके बाद गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल, म्यूकस का सिक्रीशन एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, डक्ट के जरिए जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम आर द एंडोक्राइन सिक्रीशन, बिल्कुल गलत, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है डाइजेस्टिव एंजाइम, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। और क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम एक्ट एज अ ग्लैंड, ये वाली बात सही है कि ग्लैंड के तौर पर क्यूबॉइडल और कॉलमनार ही काम करेंगी, स्क्वैमस नहीं कर सकती। तो आपके पास यहां पर सही जवाब हो गया बी और डी। रॉन्ग निकालना है तो ए और सी, ए और सी को लेकर आंसर थर्ड बनेगा। 149 का थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 150, कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट द रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू, बताइए हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है? CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन। तो आपके पास CO2 H+, O2 के लिए तो इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। 150 का 4। तो ये अब हमने अपने पोर्शन के आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं 121 से 150, और आई होप आपको ये समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चंस थे, आपने सीखा होगा। और इसके बाद के क्वेश्चंस आपको 151 से 180 तक के क्वेश्चंस के लिए आप विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस 56, जो कि 12 अप्रैल 2025 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफ़ी बढ़िया था, 800 ने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके सबको बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर संगम पांडे सर, जिन्होंने पेपर का बहुत ही वेल और शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। इन सभी टीचर्स ने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक की जर्नी आपके साथ की, और क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव ट्रैफिक। आपको याद हो जब एक सीट की बात आप करते थे, ये एक सीट था और नीचे क्या था, इसमें आपका रेडिकल और ऊपर था प्लिम्यूल, और ये था आपके अर्थ की ग्राउंड पोजीशन, और इस ग्राउंड पोजीशन से ये नीचे बढ़ता था।
तो आप ये कह सकते हैं ग्रेविटी के अलोंग जा रहा है, ठीक, ग्रेविटी के अलोंग मतलब ये पॉजिटिवली जा रहा है। ये जो रूट का नॉर्मल ग्रोथ होता है वो अलोंग द ग्रेविटी जाता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन आपने राइजोफोरा के केस में देखा था, जो कि एक मैंग्रोव प्लांट है, ये स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए कुछ जड़ें जमीन से, ग्राउंड पोजीशन से, जो नॉर्मल रूट होती है वो तो होती है, कुछ जड़ें ऊपर चली आती हैं, ये एडवेंटिशियस, ठीक है। और ये आपके टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है, याद रखिएगा। कुछ जड़ें ऐसे ऊपर आ जाती हैं, इनमें पोर होता है, निमेटोपोर कहते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, निमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, ठीक। और इनमें जो होता है इसको बोलते हैं निमेटोथोड्स बोलते हैं, ये पोर, इन्हीं से ये एयर के गैस एक्सचेंज करते हैं। ये स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं और ये मैंग्रोव प्लांट कहलाते हैं, ठीक। तो ये निमेटोफोर, इसका मतलब इस सेंटेंस से हमने ये जान लिया कि राइजोफोरा में ऐसा केस है कि नॉर्मली रूट जमीन के अंदर जाती है, अलोंग द ग्रेविटी जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती है जो जमीन के ऊपर आती है, दैट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये बात कहना गलत है कि सभी रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हाँ, कुछ ऑलवेज गलत है, सम रूट्स पॉजिटिवली हो सकती हैं और सम निगेटिव हो, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हो गया सही। तो मुझे पहला गलत दिख रहा है और दूसरा सही दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, थर्ड। अगर यहाँ लिखते कि रूट्स इन सम रूट्स लिखते रूट्स आर ऑलवेज नॉट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, तो ये सही हो जाता। बात को समझिए, तो ये गलत हो गया भाई, थर्ड आंसर, ठीक। तो इस बात को समझ लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, रूट को नीचे जाना चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन इसमें ये जमीन के ऊपर चले आते हैं एरियल एक्सचेंज करने के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर आ गए, तो ऑलवेज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहना ये गलत होगा। और यहाँ पर ये मेरा सेंटेंस गलत और ये सही दिख रहा है। इन राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो पहला गलत दूसरा सही है। लिखा इन इकोसिस्टम, आपको बताया गया था कि एक ये पेड़ है और इस पेड़ पर ये सनलाइट गिर रही है, ठीक, ये टोटल रेडिएशन, आपकी किताब में ये बात लिखी है, ये टोटल रेडिएशन, और इस रेडिएशन का केवल लेस देन 50% आपका पार होता, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, टोटल रेडिएशन का लगभग 50% फोटोसिंथेसिस में जाएगा और उस पार का केवल 2 से 10% ही पौधा कैप्चर करता है। कहीं के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सर जी ये फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधा अपने लिए आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक फूड बनाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, ठीक। तो इस पौधे ने जो बनाया इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट बनाया, ऑर्गेनिक बिल्डअप किया, उसको तो बोलोगे आप ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस पौधे को भी मेटाबॉलिज्म की जरूरत है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि खुद एक जीव है। हम इसे खाते हैं लेकिन ये किसका खाएगा, तो जो ये बनाता है उसी का कुछ पार्ट अपने केटाबॉलिक एक्टिविटी में ले लेता है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो कुछ इसमें से घट जाएगा, जो घटेगा वही निकल के आएगा नेट प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब जब आप एनपीपी की बात करते हो तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन का लॉस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन का लॉस। तो ये बात सही है कि इन इकोसिस्टम में नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी इज लेस देन, ये सही है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये फोटोसिंथेसिस का लॉस नहीं होता भाई, ये रेस्पिरेशन का लॉस होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस लॉस थोड़ी, ये बिल्डिंग प्रोसेस है। तो ये गलत है भाई, मुझे पहला सही दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है। असर्शन इज राइट और रीजन इज फॉल्स। क्या आ गया सेकंड आंसर। अब देखिए आपकी किताब में कहा गया कि अगर मैं अर्थ की ग्लोब की बात करूं और सरफेस एरिया सबसे ज्यादा यहाँ पर है और ये रहा सन रेज, तो ये रेडिएशन ऐसे पड़ती है, सबसे ज्यादा रेडिएशन इसी को मिलती है। एक तो ये, और ये वाला पोजीशन क्या है, ये इक्वेटर, ये आपका हो गया इक्वेटर। और इक्वेटर पे दिन और रात की लंबाई एक बराबर होती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो दिन, डे टाइम जो होता है वो घटता है और नाइट जो होता है वो बढ़ता है। मतलब सूरज की रोशनी की अवेलेबिलिटी, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे आपकी सनलाइट की अवेलेबिलिटी घटती जाएगी, और सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी घटेगा, और ये घटेगा तो अल्टीमेटली एनपीपी घटेगा। एनपीपी घटेगा तो जो खरबीओरस का कार्निवोरस होते हैं उनको कम मिलेगा ऑर्गेनिक फूड, ठीक। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब ट्रॉपिकल क्या होते हैं बच्चों, जो ट्रॉपिकल कंट्री होती है वो इसी इक्वेटर के इस तरफ और इस तरफ, ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक, मतलब इतना इतना मान लें तो सबसे अधिक रेडिएशन और सबसे अधिक जो सनलाइट है इन्हीं को मिलती है। तो इसीलिए आपकी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में लिखा है कि इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है,
इनकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, सब कुछ ज़्यादा होता है। तो लिखा इन ट्रॉपिकल हैबिटेट ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकर्स इन टेम्परेट। क्यों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, इसी कारण से सनलाइट ज़्यादा है। जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पेसिएशन के लिए प्रॉपर क्लाइमेट होगा, और ये लेस सीजनल होते हैं, कांस्टेंट क्लाइमेट होता है इनका, याद रखिएगा। किताब में लिखा है इन ट्रॉपिकल हैबिटेट मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, इन ट्रॉपिकल लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल। मतलब आपको पता है कि 4 महीना जाड़ा रहेगा, 4 महीना गर्मी गर्मी रहेगी, 4 महीना बरसात रहेगा, तो उसी हिसाब से अपनी फसलों को तय करते हैं कि इस महीने में ये फसल बोएंगे। अब हर महीने बारिश हो, हर महीने पे गर्मी पड़ जाए, ठंडी पड़ जाए, तो फसल ठीक से हो नहीं पाएगी। तो इतनी जो एरिया है ये आपका ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक है, इसलिए एक तो ये लेस आपके लेस सीजनल होते हैं, मोर कांस्टेंट होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, और इससे क्या होता है स्पेसिएशन के लिए लंबा टाइम इनको मिल जाता है, और बहुत लंबे समय से ट्रॉपिकल एरिया जो डिस्टर्ब नहीं किए गए हैं, याद रखिएगा। ये आपकी किताब में लिखा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, 4th आंसर। तो ये दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लिखा चूज द। अब देखिए मैं कह रहा हूं सपोज एक स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज है। अब इस स्पीसीज आपको मालूम था कि जो जीन होता है, जीन उसके एक्सप्रेस होने के लिए, मान लीजिए ये जैसे फिनोटाइप है, फिनोटाइप केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जीनोटाइप क्या है, बेसिकली जीनोटाइप है प्लस इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, दो बातें। फिनोटाइप इस पर डिपेंडेंट नहीं करता। अब मैं कह रहा हूं एक स्पीसीज है, इस स्पीसीज का जीनोटाइप कोई भी लेंगे वो तो सेम ही रहेगा, ठीक। लेकिन ये कहा गया आपकी किताब में कि अगर मैं हिमालय का जीन मानूं, यही स्पीसीज कोई एक्स है, वो यहां ग्रो कर रही 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 है, तो हिमालय के अलग अलग जगहों पे ग्रो करने के कारण जो इसके अंदर राउल्फिया वोमेटेरिया का इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन में अंतर आता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब एक स्पीसीज के अंदर जो जीन था उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि हर जगह क्लाइमेट और एबायोटिक और बायोटिक कंडीशन जो थी हिमालय के अलग रीजन में अलग अलग थी, क्योंकि फिनोटाइप जो होता है किसी जीव का, वो उसके जीनोटाइप प्लस नेचर के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये ठीक है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी स्पीसीज के अंदर हो सकती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब एक जीनस या किसी एक आप एरिया ले लें, एक एरिया में कितने प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसको बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब आप कोई जगह लें, कोई बहुत बड़ा देश या बहुत बड़ा कोई कॉन्टिनेंट ले लें, उसमें कितने प्रकार के इकोसिस्टम, जैसे कि नदी है, तालाब है, कोरल रीफ्स है, ठीक है, मैंग्रोव है, ठीक है, एस्टरीज है, माउंटेन्स हैं, जंगल है, फॉरेस्ट है, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी होती है, याद रखिएगा। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें तीनों के तीनों सेंटेंस सही है, चौथा इसमें कोई गलत नहीं है, नन। अब देखिए ये कहा गया क्यूटिकल का काम होता है, आपका एक वैक्सी लेयर होता है जो वाटर के लॉस को रोकता है। अब वाटर के लॉस को तब रोकेगा जब सनलाइट पड़ेगी, वेपराइजेशन को रोकना होगा। जो चीज जमीन के अंदर है, रूट, उस पे क्यूटिकल का होने कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब, अगर मान लीजिए क्यूटिकल पे रूट होता तो पानी एब्जॉर्ब कैसे होता? ये एडाप्टेशन था। हमें तो पानी के इवापोरेशन, वाटर इवापोरेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल का निर्माण किया गया था, जैसे पत्ती और तने पर, स्टेम और लीफ पे कह सकते हैं। लेकिन रूट को तो पानी एब्जॉर्ब करना था, तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें क्यूटिकल की आवश्यकता नहीं, इसलिए सेंटेंस सही है, ठीक। और ये कहा गया कि जब आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हो तो उसमें आप एक होता है स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस। इसमें दो चीजें होती, एक तो स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होता है, ठीक, स्टोमेटा और गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स होता है, याद रखिएगा। तो ये स्टोमेटा हो गया, और इसके बगल में ये बीन शेप्ड आपकी क्या होगी, गार्ड सेल, और इसके बगलिया में ये देखिए ऐसे बना रहेगा सब्सिडरी सेल। तो कह रहे हैं ईच स्टोमा इज कंपोज टू बीन शेप्ड मास सेल, नहीं है भाई, मास सेल एरियोलर टिश्यू में है, जो कि 3 चीजें सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। तो ये गलत है सेंटेंस, याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और सेकेंड का है इनकरेक्ट है, सेकेंड आंसर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए आपको बताया गया था कि बेसिकली रूट, स्टेम, लीफ 3 पार्ट होते हैं, इनके अपने अपने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। मैं जब टेंड्रिल की बात कर रहा हूँ, टेंड्रिल, तो भाई साहब ये लीफ का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है और ये स्टेम का भी हो सकता है। मैं अगर कांटे की बात करूँ, छोटा कांटा स्पाइन
और बड़ा कांटा क्या होता है, थॉर्न। तो भाई नॉर्मली ये लीफ का मॉडिफिकेशन है और ये है स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब देखिए टेंडिल लीफ की बात करेंगे तो ये मटर आ जाएगा, और ये आ जाएगा वाटरमेलन, पंपकिन और ग्रेप वाइन्स, ये तीन आ जाएंगे। और स्पाइन लीफ की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ओपनसिया, ठीक है। और थॉर्न की बात करेंगे सिट्रस बोगनवेलिया, ठीक। ये दो एग्जांपल दी। अब देखिए पी में स्टेम आर कन्वर्ट टेंडिल थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन गलत है भाई, मटर में नहीं होता, यहाँ पर बोगनवेलिया होना चाहिए था, बोगनवेलिया, तो ये गलत हो गया। फिर लेगा पंपकिन में लीफ और कन्वर्ट टेंडिल नहीं, तो पंपकिन नहीं होगा, यहाँ पे मटर होगा, तो ये गलत हो गया। तो दोनों सेंटेंस मुझे गलत दिख रहे हैं, फर्स्ट सही है। अब देखिए ये कहा गया था कि बहुत से वेक्टर जो बनाए गए उसकी एक कैटेगरी आपकी डिसआर्म्ड पैथोजन भी थी, डिसआर्म्ड पैथोजन। अब सर ये डिसआर्म्ड पैथोजन जो दिया हुआ है, ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब ये है कि कोई कैरेक्टर इसके अंदर था जो कि पैथोजन। अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम टीमोफेसियंस में एक प्लाज्मिड था, ठीक है, जिस पर ये आपका ये है टीआई प्लाज्मिड, और इस पर यहाँ इतने एरिया पे टी डीएनए था, याद करिएगा ये टी डीएनए, और इसका काम होता था ट्यूमर काज करना या कैंसर काज करना, किसमें, डाइकॉट प्लांट में, ये था। अब इसकी खास बात है जब ये बैक्टीरिया में या किसी पौधे को ये इन्फेक्ट करता था तो ये टीआई प्लाज्मिड डिलीवर करता था। तो ये कहा गया कि अगर हम इसकी जगह पर अपना एलियन डीएनए लगा लें तो जब ये एक्चुअल में इन्फेक्शन करेगा तो ये भी डिलीवर करेगा, और जब इसकी कॉपी बनेगी तो हमारे एलियन डीएनए की भी कॉपी बनेगी। ये इसकी कहानी थी। इसको क्या किया गया, मॉडिफाइड कह सकते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे ही रेट्रोवायरस की बात कही जाती है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम टीमोफेसियंस की बात थी, ना कि ई कोलाई की, ये गलत है। और रेट्रोवायरस के अंदर भी यही खास बात होती है, जब किसी सेल के अंदर जाता है, एनिमल सेल के अंदर, तो वो कैंसर काज करता है। तो ये कहा गया कि जब ये जाता है तो अपना डीएनए छोड़ता है, तो उस डीएनए में अगर हम अपनी जो उसका सीक्वेंस होता है कैंसर काजिंग, उसको हटा करके अपना एलियन डीएनए हम लगा लें तो एक तो कैंसर नहीं होगा, पहला बेनिफिट उस होस्ट के अंदर, और दूसरा हमारी कॉपी बनती रहेगी। तो भाई पहला सेंटेंस तो गलत है, दूसरा सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकेंड सही है। क्या आंसर आ गया, पहला गलत है, दूसरा सही है। लिखा विद फॉलोइंग इन नॉट ए करेक्ट मैच, कुछ नहीं, आपको बताया गया था कि एक्सक्रेटरी आर्गन और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, हर वेरी करता है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं मेलपिगियन टिब्यूल इंसेक्ट, इसका एग्जांपल कॉकरोच, प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फीऑक्सस हो सकता है, और इसी को आप एसके हेलमेंथीज भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। और इसके अलावा एंटीनल ग्लैंड को ही हम ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये आपकी किताब में लिखा है। और ये रोटी फर्श में नहीं है भाई, याद रखिएगा, ये आपका क्रस्टेशियन में है, जिसका एग्जाम्पल होता है प्रॉन, ठीक। और नेफिडिया अर्थवर्म तो आप जानते ही थे, जो कि 3 प्रकार सेप्टल, फेरेंशियल, इंटेगमेंट्री। तो ये यही गलत है, थर्ड आंसर। हाँ, तो लिखा नॉट ए करेक्ट मैच, मतलब गलत मैच पूछा गया, यही गलत है। फिर लिखा हाउ मेनी करेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू हार्मोन देयर टारगेट, आपको बताया गया था कि हार्मोन एक ट्रेस बहुत ही कम अमाउंट में निकलने वाले केमिकल होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, और एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह पे ये काम करते हैं, और निकलने वाले जगह को बोलते हैं ग्लैंड। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीटोसिन है, ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे वर्क करता है, और ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल की बनी होती है, और ये यूट्रस की ही एक लेयर होती है, मिडिल लेयर, याद रखिएगा। एफएसए सर्टोली सेल पे काम करता है फीमेल में, और मेल में काम करता मेल में काम सर्टोली सेल पे, और फीमेल में काम करता है फॉलिकुलर सेल पे। जीएनआरएच होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, निकलता है हाइपोथैलेमस से, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, क्या निकलवाने के लिए, एफएस और एलएच, इनको क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और एलएच का काम होता है ओवुलेशन काज करना, ओवुलेशन काज करना, ठीक है, तो मैच्योर फॉलिकल। एलएच सर्टोली सेल पे काम नहीं करता, याद, ये काम करता है लेडिक सेल या इंटर सेल पे, क्या निकालने के लिए, एंडोजन। तो मुझे ए सही दिख रहा है, बी सही दिख रहा है, सी सही, डी दिख रहा है, तो इनमें से मुझे 4 सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए एल्वियोलाई की बात करें, आपको मालूम था मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई होती है, जहां पर आपका मिल्क का फॉर्मेशन होता है, वहां थोड़ा सा स्टोर होता है, फिर वहां से निकलता है, सबसे पहले एल्वियोलाई होती है, याद रखिएगा। तो ये तो ठीक है। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट आपको बताए गए थे, एक था इस्थमस, एक था एम्पुला, ठीक है, और एक आपकी फिम्बरी, इस्थमस एम्पुला फिम्बरी।
तो इस्टमस तो फिर इसका पार्ट हो गया। यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है, इसका दूसरा नाम आपकी किताब में वोम दिया हुआ, याद रखिएगा। और हाइमेन विजिनिटी होता है, आपको पता है, ये कहा गया कि जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो पहली बार तब तक ये रप्चर नहीं, मतलब कभी कभी साइकिलिंग से या हॉर्स राइडिंग से भी हो जाता है, इसलिए ये इसकी विजिनिटी का प्रेजेंस होना ना एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का ये प्रमाण नहीं होता है। ठीक, तो मुझे दिख रहा ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो देखिए एल्विलाई आपकी मेमोरी ग्लैंड में है, ए सेकेंड। इस्थमस आपके फैलोपियन ट्यूब के 3 पार, एम्पुला, इस्थमस और फिम्बरी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा इस्थमस आ गया फैलोपियन ट्यूब बी फर्स्ट, और यूट्रस इन्वर्टेड पीयर सी थर्ड, और हाइमेन कैविटी डी फोर्थ। सेकेंड आंसर। लिखा ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अब देखिए अस्थमा जो होता है ये आपके अस्थमा का सिम्टम से, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का आपका मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके ट्रैकिया के या ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में। पेनक्रियाटिस का मतलब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन। ठीक, जॉन्डिस आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इसमें बाइल साल्ट जो होते हैं जगह जगह पर बाइल पिगमेंट जमा होने लगता है, याद रखिएगा। और टाइफाइड तो आपको पता है ये साल्मोनेला टाइफी से होने वाली बीमारी है, और ये एक प्रकार का ये बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरिया का टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। थर्ड आंसर। अब देखिए राइबोसोम नॉन, अब देखिए ये कहा गया कि अगर हम 70 ईयर्स की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में है। ठीक, और अगर हम 80 ईयर्स की बात करें तो ये यूकैरियोट्स में है। ठीक, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें दोनों पाए जाते हैं, ये बात सही है। अब ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन ये कहा गया जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक। तो लिखा है द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये गलत है, यहाँ यूकैरियोटिक होना चाहिए और यहाँ प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकेंड आंसर। तो लिखा है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। The cells that have membrane bound nucleus are called prokaryotic, whereas cells that lack membrane bound nucleus called eukaryotic. ये सही है, ये गलत है। सेकेंड आंसर। देखा T.W. एंगलमैन, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम की खोज की। पहली बात, एक्शन स्पेक्ट्रम की खोज की, पहली बात। और इन्होंने देखा कि एक आपका बड़ा सा इलाका था जहां पर क्लैडोफोरा नाम के एक एल्गी पर इन्होंने काम किया, और ये जब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करती थी तो वहीं पर एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। ठीक, तो कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन होना ये बताता था कि जहाँ पर ये एक क्लैडोफोरा है वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके निकालती है, एक प्रकार ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, याद रखिएगा। अब देखिए इवोल्यूशन में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से काम किया, उनमें एक नाम आया ह्यूगो डिवरीज का, डार्विन का, ओपेन हेल्डन का, कई लोगों का आया। तो ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि नेचर में एक समय पर जल्दी से सडन वेरिएशन होता है और लार्ज डिफरेंस आता है। इन्होंने जिस पौधे पे काम किया उसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज, इसी को 7 o'clock प्लांट बोलते हैं, ये सही है। इसका साइंटिफिक नेम ओनोथेरा लेमार्कियाना होता है। साल्टेशन का मतलब होता है कि एक ही स्टेप में, मान लीजिए एक स्टेप हुआ तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और गैलापागोस आइसलैंड पे डार्विन गए थे जहाँ पर इन्होंने डार्विन फिंचेस को देखा और अपने एडाप्टिव रेडिएशन और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को इन्हें प्रॉपरली प्रपोज किया। फिर देखिए आइडिया ऑफ म्यूटेशन ही ह्यूगो डिवरीज ने दिया, याद रखिएगा, ह्यूगो डिवरीज। अब देखिए ओपेरिन और हेल्डन ने ये केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया कि हाँ सबसे पहले बहुत सारे केमिकल आपस में एग्रीगेट किए जिनके अंदर लिविंगनेस आया, और उस लिविंगनेस के बाद से पहला जीव बना, जीव से कई सारे मल्टीपल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट हुए। ठीक, तो ये ओपेन और हेल्डन एक केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए जब हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रेसिस्टिव, जब हम एक्स लिंक्ड बोलते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी आपके एक एलील से नहीं होगी, ये कैरियर, ये डिजीज, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये डिजीज, याद रखिएगा। एक्स रेसेसिव में मेल में केवल 2 पॉसिबिलिटी, या तो डिजीज या तो नॉर्मल, फीमेल में 3, कैरियर, डिजीज और नॉर्मल। अब हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो भाई ये तो एक्स लिंक्ड है, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में। ठीक, अब ये इनहेरिटेंस फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल पोजिनी, ठीक, हीमोफीलिया ये भी ठीक। ये वाई लिंक नहीं है भाई, चाहे ए हीमोफीलिया हो और चाहे बी हीमोफीलिया हो, दोनों में, ये गलत है। और पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम एक्सट्रीमली रेयर, क्यों रेयर है? मैं कह रहा हूँ ये कैरियर है, ये डिजीज, ये कैरियर
और ये नॉर्मल है, और मेल में केवल एक ही एलील से हो जाती है। तो इसलिए मेल और फीमेल को अगर कंपेयर करें तो फीमेल में रेयर ज़्यादा है और मेल में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कोई भी सेक्स लिंक बीमारी हो, मेल में ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो ए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, क्या आंसर आ गया? फोर्थ आंसर। अब देखिए यूकैरियोट्स में जो जीन होता है वो आपका, यूकैरियोट्स का जीन जो होता है वो इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड का मतलब उनमें एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। और जब आपका जीन से डीएनए से आपका एमआरएनए बन जाता है तो ये जो बनता है वो आपका एचएनआरएनए बनता है। ठीक है, इनमें जगह जगह पे देखिए, ये आपका जगह जगह पे ऐसे इंट्रॉन भी होता है। ठीक है, आपकी किताब में डायग्राम बना हुआ, और इसी को हटाना और इन दोनों एक्सॉन को जोड़ना, इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक, अब स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे, जो 5 डैश वाला है और 3 डैश वाला है, 5 डैश पे करते हैं कैपिंग और 3 डैश पे करते हैं टेलिंग। 5 डैश पे करने के लिए मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लेते हैं और 3 डैश पे लेते हैं एडिनाइले रेजिड्यू और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब यहाँ का टेम्पलेट क्या, उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना एडिनाइलिक रेजिड्यू लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, और आपसे पूछा गया इनका यही गलत है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी बुक की लाइन है। तो ये गलत है। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस नॉट अगेन बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि स्प्लाइसियोसोम नहीं पाया था प्रोकैरियोट्स में, इसलिए स्प्लाइसिंग नहीं हो सकती। थर्ड आंसर। अब देखिए आपको बताया गया था कि वो बीमारियां जो सेक्सुअली एक दूसरे से मेल फीमेल से सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन के थ्रू या सेक्सुअल इंटरकोर्स को ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, और इनको इन्फेक्शन भी कहते हैं। लेकिन सारी की सारी जो स्टडी होती है वो आपके जेनिटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करे, जो नहीं, क्यों? जैसे कि हेपेटाइटिस बी और जैसे कि आपका एड्स, ये इम्यूनिटी का रोल है, और हेपेटाइटिस बी आपका लिवर में इन्फ्लेमेशन है एक प्रकार का। ठीक, तो ये कहा जाता है कि अब इसमें से देखो, एक होता है क्यूरेबल और एक कुछ आपके नॉन क्यूरेबल है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। और ये नॉन क्यूरेबल में एक नंबर नाम है आपका हेपेटाइटिस बी का, एक आपका HIV एड्स का, और एक नाम है जेनाइटल हर्पिस का। ये 3 नाम दिया हुआ है, और क्यूरेबल में बाकी सब हैं। तो जेनाइटल वार्ड्स किसमें? क्यूरेबल में, और ये नॉन क्यूरेबल में। तो ये दोनों क्यूरेबल गलत, दोनों ये भी गलत। हाँ, दोनों RTI हैं और दोनों के दोनों आपके STI हैं, सही है, याद रखिएगा। तो जो आपका, अब देखिए दोनों RTI रिपोर्ट ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों है, मैं कह रहा हूँ हेपेटाइटिस बी और एड्स ये RTI नहीं है, ये STD है। ये आपके किताब में, ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा आपको, एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हेपेटाइटिस बी है ये STD तो है लेकिन ये आपका RTI नहीं है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन नहीं होते, याद रखिएगा। हाँ, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये फैलते जरूर है। ये दोनों सेंटेंस है, ये B और C। फोर्थ आंसर। अब देखिए हम कह रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब, सपोज दैट कोई एक कैरेक्टर है X, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारे जीन हो, A हो, B हो, C हो, इसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैं कह रहा हूँ एक जीन है और ये कई सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर को X, Y, Z को, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन स्किन कलर में मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं ABC। अब इसके कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, ये डार्केस्ट हो गया, और स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल C ये लाइटेस्ट हो गया। इनके शेड्स अलग बनते हैं। और हाँ, हर एलिल का अपना अपना एडिटिव इफेक्ट होता है। एक एक जैसे जैसे एलिल स्मॉल होता जाएगा, मतलब रेसिसिवली की तरफ जाएगा तो वाइटनेस की तरफ बढ़ेगा, और सारे के सारे कैपिटल होंगे तो डार्कनेस की तरफ बढ़ेगा। मतलब इसीलिए आप देखिए अपने चारों तरफ दुनिया में जो स्किन कलर है उसका किसी का कलर फिक्स नहीं है, किसी का ज़्यादा काला है, किसी कम काला है, किसी का बहुत सांवला है, किसी का गोरा, किसी का बहुत गोरा है। क्यों? एलिल का एडिटिव इफेक्ट होता है, सब के सब प्रभाव छोड़ते हैं। फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कहा गया बहुत सारे जीव पिछले हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। उन लॉस की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कर गई, उन्हीं एक्सटिंक्ट में से कुछ नाम दिए गए हैं। डोडो ये मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुई थी, थाइलासिन ये ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, स्टीलर सिका ये रसिया से हुआ था, और कोएगा ये अफ्रीका से हुआ था। ये एक्सटिंक्ट है, याद रखिए। A सेकेंड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D थर्ड। क्या आंसर आ गया? थर्ड। तो लिखा A सेकेंड, ए सेकेंड, B फोर्थ, C फर्स्ट और D थर्ड। क्या आंसर आएगा? थर्ड। अब देखिए कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन में जब आपको 10% रूल लगा के काम करना होता है, 10% रूल करना ये होता है सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर,
टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, कुछ नहीं। जितना आपका मान लीजिए यहाँ पर जितना भी होता x, तो यहाँ पे x/10 हो जाएगा, यहाँ पर x/100 और x/1 था, मतलब वैल्यू हर 10 बार घटती चली जाएगी। आप देखिए, लेकिन ये फॉरवर्ड जाएंगे तब, पीछे चलेंगे तो 10 से गुणा करते चले जाएंगे। अब जैसे लिखा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब उल्टा चलते हैं, यहाँ पे जितनी वैल्यू लिखी होती 0.06, तो यहाँ चलेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.06, यहाँ करेंगे 0.6, यहाँ करेंगे 0, तो ये क्या कर रहे हैं कि अब देखिए 6 से 10 घटाएंगे 0.6, 0.06, 0.06, तो कह रहे हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पर रही होगी, 6 जूल। तो एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कोई फूड चेन दे देंगे, ये कहेंगे भैया ग्रास है, ग्रास हॉपर है, उसके बाद ये फ्रॉग है, और उसके बाद स्नेक है, यहाँ कोई वैल्यू दे देंगे तो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस टॉपिक लेवल पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। समझ गए आप लोग? तो ये आपको पीछे, अगर आगे चलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, पीछे से आगे बढ़ेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड आंसर लिखा स्प्लिन के बारे में। आपको मालूम था कि जब आप लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो थाइमस था, और सेकेंडरी में टॉन्सिल था, स्प्लिन था, लिम्फ नोड्स था, पेयर पैचेस था, कई चीजें थी। तो स्प्लिन जो होता है एक प्रकार का लार्ज होता है, यार किताब में लिखा, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत है। और लिम्फोसाइट फैगोसाइट कोई रखता है, और स्प्लिन आंसर ठीक है। एरिथ्रोसाइट होता है, यह इसी को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक। तो ये सही है। इट एक्ट फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो जहाँ कहीं भी फैगोसाइट एक्टिविटी होगी वहाँ पर इनका इन्वॉल्वेशन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी के ये साइट्स होते हैं कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक। तो ब्लड बॉर्न माइक्रो फिल्टर भी करेगा, सही है, सेकेंड आंसर। फिर लिखा व्हेन स्टूडेंट हियर दैट ही फेल्ड एग्जाम। अब देखिए ये दोनों डिजीज आपके मेंटल इलनेस के लिए होते हैं, मेंटल इलनेस। यहाँ देखिए 2 सेंटेंस लिखा हो, ध्यान से देखिए, मेंटली डिस्टर्ब भी है और उसके कुछ देर के ये डिप्रेशन में जाता, तो इन दोनों दवाओं में से किसी आपका, लेकिन ये दोनों दवाएं आपके डिप्रेशन में इस्तेमाल हो जो ही नहीं, हाँ, चूंकि डिप्रेशन की भी कई अवस्थाएं होती, कई प्रकार की होती हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेंटली डिस्टर्ब में ये दोनों बीमारियां, ये दोनों दवाएं इस्तेमाल होती है, आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। एंटी डिप्रेशन जो है वो आपका एम्फेटामिन्स है, याद रखिएगा। तो लिखा मेंटल डिस्टर्बेंस, तो ये दोनों सही है। और एक प्रकार, और इनका भी ड्रग एब्यूज होता है, ये आपकी किताब में लिखा है, ये ड्रग एब्यूज इनका होता है। इसी प्रकार से एक एलएसडी भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इनका एलएसडी भी होता है ये, ठीक। तो भाई साहब, तो ये किताब में, अब ये गलती मत करिएगा कि जितने आपके दिए हैं एलएसडी या एम्फेटामिन, बेंजोडाइजिपिन, ये सब के सब एंटी डिप्रेसिव, सबका अलग अलग रोल, हाँ, मेंटली डिस्टर्ब में ये सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो ये दोनों सही है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा प्रोसेस बाय विच ई कोलाई टेक अप फॉरेन डीएनए। मैं कह रहा हूँ एक आपकी ई कोलाई सेल है और ये पीस ऑफ डीएनए लेती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये रिकम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकम्बिनेंट भी हो सकता है और नॉन रिकम्बिनेंट भी हो सकता है। जैसे कोई वेक्टर है आपका एलियन डीएनए मान लो प्लाज्मिड पे लगा है और नहीं भी लगा तो भी, लेकिन डीएनए लेने की प्रक्रिया का नाम ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, ठीक। ट्रांसलेशन आपको पता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसफर मतलब किसी चीज का कहीं से कहीं जाना, और ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता है डीएनए से एमआरएनए बनना। क्या आंसर आ गया, थर्ड। अब देखिए आप किताब में डेटा लिया 2 लाख, देखिए एक बात और, स्पीसीज अलग होता है, वैरायटी अलग। स्पीसीज से छोटी चीजें होती हैं वैरायटी, सब स्पीसीज और स्ट्रेन। ये गलती कभी मत करिए कि जो आपकी किताब में 2 लाख लिखा है स्पीसीज है, स्पीसीज से भी छोटी चीज होती है स्ट्रेन, वैरायटी और सब स्पीसीज। तो जो किताब में लिखा है वो राइस की क्या लिखी, वैरायटी लिखी हुई है 2 लाख, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है इंडिया में 1 लाख से ज्यादा मैंगो की वैरायटी होती है, 2 लाख लिखा है, इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर, मैं कह रहा हूं सपोज दैट ये आपका मसल्स है, सार्कोलेमा है, और यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन ऐसे चल के आता है, इसको बोलते हैं मोटर इम्प्लांट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये मोटर न्यूरॉन आता है, तो लिखा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज व्हेन द न्यूरल मोटर इम्प्लांट, बिल्कुल सही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन बाय सिग्नल सेंट वाया मोटर न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। क्यों, यहाँ से स्टिमुलस गया
अब ये मसल्स इस स्टिमुलस का हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये मोटर न्यूरॉन डिसाइड करती है, सही है। अब देखिए जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब होता है आई बैंड, ये खींच के अंदर चला आता पुलिंग इफेक्ट के कारण, तो आई बैंड जो होता है रिड्यूस होता है, ए बैंड वैसे बना रहता है, और दो सार्कोमियर के बीच की जो जेड लाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है कॉन्ट्रैक्शन में, जेड लाइन अंदर जाता है, आई बैंड छोटा होता है, ए बैंड वैसा ही रहता है, और एज जोन थोड़ा क्या होता है पतला हो जाता है, किताब में लिखा है, तो इलांगेट नहीं है भाई, रिड्यूस है, याद रखिएगा, ये किताब में लिखा है, ये गलत हो गया। फिर लिखा रिपीट एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, हाँ ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, क्या है ये, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें आपका जो आरक्यू है ये आपका जीरो होता है, क्यों, इसमें CO2 नहीं निकलती है और ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होता नहीं, तो लिखा गया इसमें करेक्ट पूछा गया फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, क्या आंसर आ गया इसमें, पहला, ठीक, तो ये तीसरा वाला गलत है भाई, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपसे कहा गया सपोज दैट एक डिप्लॉयड सेल है, इस डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन जो है ज़्यादातर जो होते हैं आपके इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस ये डिप्लॉयड सेल में ही होते हैं, और मियोसिस जो होती है वो डिप्लॉयड सेल में होती है, मियोसिस हेप्लॉयड सेल में नहीं होती, तो कह रहा हूँ माइटोसिस हेप्लॉयड डिप्लॉयड सेल दोनों में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली डिप्लॉयड सेल की रेस्ट्रिक्ट है, ये ठीक है। अब देखिए कुछ सोशल इंसेक्ट में आपकी किताब में लिखा है सम सोशल इंसेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है हनी बी, याद रखिएगा, हनी बी में आपका जो फीमेल गैमिट होता है जिसमें 16 क्रोमोसोम थे, याद रखिए केस, उसमें माइटोसिस से आपका ड्रोन का निर्माण हुआ था, और ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखिएगा, ठीक, तो ये कहना गलत है कि सभी सोशल इंसेक्ट में, गलत है, सोशल इंसेक्ट वो थे जो अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि हनी बी, ठीक, और वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माइटोसिस सेल रिपेयर, बिल्कुल सही है, कहीं से सेल डैमेज होगा तो उन सेल को रिप्लेस करने के नए सेल का निर्माण की जरूरत होगी, नया सेल किससे बनेगा, माइटोसिस से, सेकेंड आंसर। फिर लिखा है व्हाट इज, आपको मालूम था कि नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट में अगर एमिनो ग्रुप, ठीक है, या प्रोटीन्स वगैरह ऐड हो जाए तो इनको बोलेंगे एमिनो शुगर या मॉडिफाइड शुगर, ठीक, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। और मान लीजिए जैसे ग्लाइकोलिपिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिक्स कर जाते हैं, प्रोटीन और आपके कार्बन मिक्स कर जाते हैं, याद रखिएगा, सेकेंड थर्ड आंसर केमिकली मॉडिफाइड, और यही आपके काइटिन का ये मोनोमर, याद रखिएगा, एंसाइक्लोसामिन। लिखा अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन द ओवरी, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि जब आप एक गाइनोसियम की बात करते हैं, गाइनोसियम, तो उसका एक कार्पेल अगर आपने अंडरस्टूड करें, एक कार्पेल, तो मैं उसके एक कार्पेल की अगर बात करूं, ठीक, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, इस कैविटी का नाम ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, ठीक, और इसके अंदर जो ओव्यूल पाए जाते हैं, ओव्यूल, इनके अरेंजमेंट का नाम होता है प्लेसेंटेशन, तो कहते हैं लोक्यूल में ओव्यूल है कि ओव्यूल में नहीं, ओव्यूल लोक्यूल में होता है, उनके अरेंजमेंट का नाम प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कितने प्रकार के दिए गए थे किताब में, मार्जिनल, बेसल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल, ठीक, तो क्या लिखा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवेरियन कैविटी, एस्टिवेशन नहीं होगा भाई, ये प्लेसेंटेशन है। और एस्टिवेशन क्या है सर, एस्टिवेशन है कोरोला और या कैलिस का अरेंजमेंट। फिर लिखा इफ फ्रूट, आपको पता है कि जो आपकी ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद यही फ्रूट बदल जाती है, ये केस तो आपको पता है, जो ओवरी का वॉल है ये पेरिकार्प बन जाता है, लेकिन बहुत से केस में ऐसा देखा गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी फल बनता है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ये सही है, तो लिखा है फ्रूट फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, क्या आंसर आ गया, थर्ड। अब देखिए कहते हैं जब आप वेस्कुलर प्लांट की बात करते हो, वेस्कुलर प्लांट, तो वेस्कुलर प्लांट का मतलब ये कतई नहीं है कि जाइलम फ्लोएम के सभी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो हो ही। जब आप जाइलम की बात करते हो, जाइलम, तो भाई साहब इसमें ट्रैकेट्स भी होगा, इसमें वेसल्स भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें पैरेन्काइमा भी है, ठीक, और जब आप फ्लोएम की बात करेंगे तो इसमें फाइबर होगा, कंपेनियन सेल होगा, पैरेन्काइमा होगा और सीव ट्यूब एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले ये ट्रैकिड्स बना, और ये ट्रैकिड्स सभी में है, ये ट्रैकिड्स आपके टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, वेसल्स आपके टेरिडोफाइटा में नहीं है, कुछ जिम्नोस्पर्म में है और कुछ ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में है। फाइबर और पैरेन्काइमा तो होते ही हैं, तो लिखा ट्रैकिड्स ऑफ जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, इसलिए इसको वेस्कुलर प्लांट का मतलब कतई नहीं है कि चारों कंपोनेंट हो तो आप बोलेंगे, एक कंपोनेंट होना चाहिए, फोर्थ आंसर।
अब देखिए मैं कह रहा हूं एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, दो सिस्टम आपकी किताब में दिए हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, और एक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक, ये वाला सिस्टम एकांड्रोमेटा में, ये वाला पोरीफेरा में। लगभग लगभग दोनों के फंक्शन लगभग सेम है। ठीक है, कुछ एक दो का अंतर है, याद रखिएगा। ठीक, तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकांड्रोमेटा। तो ये तो गलत हो गया पहले ही। और स्टेरिया से वाटर के हेल्प इन फूड गैदरिंग रिप्रोडक्शन ही गलत है भाई। ये वाटर वेस्कुलर होने, दोनों सेंटेंस गलत हैं, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वाटर एकांड्रोमेटा। और एकांड्रोमेटा में लार्वा बायलेटरल होता है, एडल्ट सिमेट्रिक, एडल्ट जो होता है वो लार्वा बायलेटरल, एडल्ट एरिडियल होता है। तो मोस्ट फीचर ऑफ द फाइलम एकांड्रोमेटा इज वाटर कैनाल सिस्टम, में गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, वाटर वेस्कुलर होना चाहिए। और लिखा इन स्टेरियाज वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग, सही है, दोनों सेंटेंस गलत हैं। तो प्यारे बच्चों से खत्म हुआ। मेरे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर संगम पांडे सर ने बाकी बहुत ही वेल शानदार एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।